नमस्कार। डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन के ई लर्निंग कंटेंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर स्वीकृति सिंह है और आज के हमारे क्लास का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है रिसर्च मेथडोलॉजी। अगर हम एनईपी 2020 को देखें तो यहाँ रिसर्च को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है और मेरी ये जो आज की क्लास है ये हमारे स्टूडेंट्स और हमारे रिसर्च स्कॉलर्स और जितने भी टीचर्स हैं जिनको ये रिसर्च वर्क की जरूरत पड़ेगी इस एनईपी में, उनके लिए ये क्लास बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। तो आइए चालू करते हैं हमारी अपनी आज की। तो सबसे पहले है व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च क्या है? रिसर्च एक क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है हमें जिसका आंसर चाहिए और उस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम या तो एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं या हम उस सवाल के आंसर के लिए इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या ऐसी एक घटना जो घट चुकी है उसका हमें अब डिस्क्रिप्शन देना है और बाद में उसकी एक रिपोर्ट लिखनी है। तो रिसर्च हमारा एक एक्सप्लोरेशन है। एक्सप्लोरेशन एक नई डिस्कवरी होती है, एक नए चीज़ को पता करना होता है जैसे कि हम साइंस में करते हैं। फिर हो सकता है कि हमारी रिसर्च एक इन्वेस्टिगेशन हो। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, हम एक कंक्लूजन तक पहुंचना चाहते हैं, जैसे कि एक क्राइम सीन में होता है जब पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करता है वो एक कंक्लूजन तक पहुंचना चाहता है अपने इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। हो सकता है रिसर्च एक डिस्क्रिप्शन हो, वो इवेंट जो हो चुका है, एक पास्ट इवेंट जिसका अब हम एक डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, एक रिपोर्ट लिखना चाहते हैं और एक कंक्लूजन तक पहुंचना चाहते हैं। या फिर रिसर्च और सर्च हो, यानी कि वो रिसर्च जो पहले से हो चुकी है अब हमें दोबारा से उसको सर्च करना है और उसमें नए डायमेंशंस ऐड करने हैं। फाइंडिंग आंसर्स टू क्वेश्चन, हमारे जो क्वेश्चंस हैं हमें उनके आंसर्स चाहिए या हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यानी कि एक रिसर्च एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है। तो अब है स्टेप्स इन रिसर्च। रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं? रिसर्च बिगिंस विद द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले आपके दिमाग में एक रिसर्च प्रॉब्लम का होना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए मुझे ये पता करना है कि कोविड की जो वैक्सीन्स दी गई है क्या उनका साइड इफ़ेक्ट्स पड़ा है पेशेंट्स पे, या मैंने जो एक ड्रग बनाई है या मैंने एक मेडिसिन अपने पेशेंट्स को दी है, अपने सैंपल में दी है, उस मेडिसिन का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल पे क्या असर पड़ा है। तो ये मेरी रिसर्च प्रॉब्लम है। या मेरी रिसर्च प्रॉब्लम ये हो सकती है कि स्ट्रेस का असर क्या एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस पे पड़ता है। ये हमारा रिसर्च प्रॉब्लम कहलाता है। जब तक आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, उसके बगैर रिसर्च स्टार्ट नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है अब हम ये समझते हैं। मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आया है जिसको मुझे सॉल्व करना है, अब मुझे ये पता करना है कि क्या इस पे मेरे से पहले और कितने काम कर चुके हैं। तो मेरे इस प्रॉब्लम पर जो मैंने सोची है कि जिस पे मुझे काम करना है, और मेरी प्रॉब्लम क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल स्ट्रेस का एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है। मुझे पुरानी थीसिस उठा के देखनी पड़ेंगी, पुराने जर्नल्स देखने पड़ेंगे और ये चेक करना पड़ेगा कि इस पर कितना काम हो चुका है। अगर आपको थीसिस पढ़नी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप शोधगंगा नाम की वेबसाइट पे जा सकते हैं। शोधगंगा पे आप टाइप कीजिए और उसका जो सर्च इंजन है उसमें अपनी टॉपिक आप उसमें डाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक है कि डज स्ट्रेस इम्पैक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो ऐसा करने से आपके सामने बहुत सारे थीसिस खुल जाएंगे। उन थीसिस को आप स्टडी कीजिए, उन्हें क्लब कीजिए, उनके नोट्स बनाइए और इस तरीके से आपकी लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट हो जाएगी। लिटरेचर रिव्यू कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर रिसर्च आपका एक महल है तो लिटरेचर रिव्यू उसकी फाउंडेशन है। तो अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तभी आपका जो पूरा महल बन के तैयार होगा वो एकदम परफेक्ट होने वाला है। तो लिटरेचर रिव्यू उतना ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथेसिस। व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस एक आपकी अजम्पशन है। जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो एक अजम्पशन करते हैं, जैसे हिंदी में हम अनुमान बोलते हैं। तो मेरा अनुमान है, आप मान लीजिए मेरा जो टॉपिक चल रहा है स्ट्रेस और एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस वाला, तो मेरा हाइपोथेसिस क्या है
के एम्प्लॉयज़ का की जो परफॉर्मेंस है उसका स्ट्रेस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये मेरा एक अनुमान है। तो जब वो हाइपोथेसिस बन के तैयार हो जाती है तो फिर उस हाइपोथेसिस को हमें टेस्ट करना पड़ता है। ये कहलाती है हमारी हाइपोथेसिस। फिर है हमारा रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? इट इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ द रिसर्च, इट इज़ द रोड मैप ऑफ आर रिसर्च, इट इज़ अ प्लान। हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम यहाँ तक तो जर्नी कर चुके हैं, हमने ये अपना प्रॉब्लम ढूंढ लिया है, हमने उसकी हाइपोथेसिस बना ली है। नाउ व्हाट इज़ द प्लान अहेड? आगे करना क्या है? What has to be done? What is the research problem? Why it has to be done? ये रिसर्च करनी ही क्यों है? हमारा सैंपल क्या होगा? Who is the sample in our research? और इसमें कितना समय लगेगा? तो पूरी प्लानिंग के साथ हम अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं। तो इस पूरी प्लानिंग को, इस पूरे ब्लूप्रिंट को, अपने रोड मैप को हम रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं। नेक्स्ट इज सैंपल। सैंपल क्या होता है? मान लीजिए मेरी हाइपोथेसिस है पूरे इंडिया में मेल और फीमेल की जो सैलरी है वो एक समान है। तो अब मैं इंडिया के हर एक एम्प्लॉय के पास तो नहीं जाऊंगी ना पूछने के लिए कि इसकी सैलरी कितनी है या मेल की या फीमेल की सैलरी कितनी है। तो हम क्या करेंगे? हम एक सैंपल उठाएंगे, हम कुछ लोगों का सैंपल उठाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी सैलरी कितनी है। तो हमारा जो पूरा पॉपुलेशन है उनमें से हम कुछ सैंपल उठाते हैं, एक सैंपल साइज डिसाइड करते हैं, फिर उसके ऊपर हम अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं। हमारा सिक्स्थ है कलेक्शन ऑफ डेटा। हमने जो सैंपल सिलेक्ट किया है अब उनसे हमें डेटा कलेक्ट करना होता है। मान लीजिए अगर हमारे जो सैंपल साइज है वो है जिस पे हमें ड्रग अप्लाई करनी है। तो जब हमने उनको ड्रग दिया, वो मेडिसिन दी और फिर हमने ये चेक किया कि उनके बीपी पर क्या असर पड़ रहा है। या फिर हो सकता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो जो अमेरिकन इंडेक्सेस हैं या जो भारत का इंडेक्स है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो हम वहाँ से डेटा उठा सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ डेटा ये कहलाता है, जिसको हमने अपना सैंपल बनाया उसको वहाँ से हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर देन वी हैव द नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा का मतलब होता है डेटा को एनालाइज करना। डेटा एनालाइज कैसे किया जाता है? उस पर टेस्ट लगाए जाते हैं और हम ये पता करते हैं कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी, जो अनुमान लगाया था, वो सही है या फिर गलत है। नेक्स्ट इज हमारा इंटरप्रिटेट एंड रिपोर्ट। लास्ट इज इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट। हमने जो डेटा को एनालाइज किया उससे हमारे कंक्लूजन्स क्या निकले, उन कंक्लूजन्स को इंटरप्रिटेट करते हैं और अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट तैयार करने का मतलब क्या होता है? अपनी थीसिस लिखना या फिर जो आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, उसे लिखने को हम रिपोर्ट बोलते हैं। तो ये है हमारे स्टेप्स इन रिसर्च। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की है, जो है हमारा व्हाट इज हाइपोथेसिस। अ हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन। हाइपोथेसिस एक अनुमान लगाया जाता है। ये अनुमान कैसा है? अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उसको हम एक बार और रिपीट करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यही हाइपोथेसिस है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इस देश में मेल और फीमेल की सैलरी एक समान है, ये एक हाइपोथेसिस है। या फिर मैंने कहा कि जो एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के पेरेंट्स हैं, जो एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं, इनके जो बच्चे हैं उनके आईक्यू लेवल एक समान होते हैं। तो ये एक हाइपोथेसिस है, एक अजम्पशन है, एक अनुमान है जो हम लगा रहे हैं, ठीक है। और इस हाइपोथेसिस जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है नल हाइपोथेसिस और एक होती है हमारी नल हाइपोथेसिस और एक होती है हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस होती है हमारी H0 और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है हमारी H1। तो सबसे पहले देखते हैं नल हाइपोथेसिस क्या होती है। नल हाइपोथेसिस इज एन हाइपोथेसिस दैट इज इंटेंडेड टू बी रिजेक्टेड। वो एक ऐसी हाइपोथेसिस है जिसे हम रिजेक्ट करना चाहते हैं। हाइपोथेसिस आपकी नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है जो हर सिचुएशन को एक समान मानती है।
जैसे कि अगर हम बनाएंगे नल हाइपोथेसिस तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि मेल और फीमेल की सैलरी एक जैसी है, या हम बोलेंगे कोविड से पहले जीडीपी और कोविड के बाद की जीडीपी इन ओपेक कंट्रीज की एक जैसी है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिचुएशन को सेम सेम मानते हैं। या फिर हम बोलते हैं एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उनके आईक्यू लेवल भी एक जैसे हैं। तो ये सब नल हाइपोथेसिस के एग्जाम्पल हैं जहाँ पे डिफरेंस कुछ खास नहीं है। There is no difference. There is no difference in the GDP of OPEC countries before COVID एंड आफ्टर कोविड। आईक्यू लेवल भी कैसा है, एक जैसा है, हम डिफरेंस कुछ नहीं मानते। ये कहलाती है हमारी नल हाइपोथेसिस। और अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा लाइफ में सिचुएशन होता नहीं है जहाँ पे हम ये कहते हो कि सारी सिचुएशन एक जैसी हो। इसलिए हम कहते हैं द नल हाइपोथेसिस इज समथिंग दैट इज इंटेंडेड टू बी रिजेक्टेड, जिसे हम रिजेक्ट करना चाहते हो। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसे हम H1 बोलते हैं। इट इज द हाइपोथेसिस दैट वी वांट टू एक्सेप्ट। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस क्या थी, मेल और फीमेल की सैलरी भारत में एक समान है। तो ऑल्टरनेटिव क्या होगी, मेल और फीमेल की सैलरी एक समान नहीं है। प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड जो जीडीपी है हमारी ओपेक कंट्रीज की वो कैसी है, वो डिफरेंट है। एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पेरेंट्स के बच्चों के आईक्यू डिफरेंट होते हैं। तो ये कहलाती है हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसे हम H1 के नाम से जानते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं, व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन। हाइपोथेसिस एक अनुमान है जो हम अपनी थीसिस स्टार्ट करने से पहले करते हैं। हम एक अनुमान लगाते हैं और उसके बाद क्या होता है, हाइपोथेसिस दो प्रकार की होती है। पहली होती है नल हाइपोथेसिस और दूसरी होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको हम बोलते हैं H0 और इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1। इट इज द हाइपोथेसिस दैट वी वांट टू रिजेक्ट एंड दिस इज द हाइपोथेसिस व्हिच वी वांट टू एक्सेप्ट। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, और आप जैसे कि देख रहे हो मैंने यहाँ पे 5% लिख रखा है। मैंने जो नल हाइपोथेसिस बनाई है और हम जिसको चाहते हैं कि वो रिजेक्ट हो, तो वो क्या पॉसिबिलिटी है, वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरी ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर 100 चांसेस हैं तो उन 100 चांसेस में से 5 चांसेस ऐसे होंगे या 5% ऐसा होगा जहां पे मेरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो सकती है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% क्या है, हम ये बोलते हैं जो मेरी पी वैल्यू है, एक पी वैल्यू होती है। ये पी वैल्यू वो टर्म है जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशान करता है जब वो रिसर्च करते हैं। ये पूरा ये जो आपका टॉपिक लिखे हैं ये बुक्स में इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि आसानी से समझ में नहीं आते। तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस इन अ वेरी सिंपल मैनर। एक होती है हमारी पी वैल्यू। पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट माय नल हाइपोथेसिस विल गेट एक्सेप्टेड। मेरी नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5%, वो है 5%। नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस लेवल। एक और टर्म आपको पढ़ने में आएगा, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल होता है 95%। 5% एक रिस्क है जहाँ पे हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए। कितना चांस है ये, 5% है। और 95% सिग्निफिकेंस लेवल मेरा कॉन्फिडेंस है, इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है कि 95% जो मेरी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं, इसको आप याद रखिएगा कि पी वैल्यू क्या होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू, सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, नल हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल मैंने क्या बताया है, नो डिफरेंस इन सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल। मेल की और फीमेल की सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, देयर इज अ डिफरेंस इन द सैलरी ऑफ मेल एंड
फीमेल। आई होप इतना क्लियर है आपको। अब आता है हमारा टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। एरर मतलब गलतियां, मिस्टेक्स। कौन कौन सी मिस्टेक है? टाइप 1 एरर है और टाइप 2 एरर है। किस चीज की मिस्टेक है? जो मेरी हाइपोथेसिस है इसको एक्सेप्ट करने की गलती या रिजेक्ट को एक्सेप्ट करने की गलती, ऐसे ही कुछ है, हम आगे देखते हैं। तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या है? सबसे पहले देखते हैं टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर का मतलब होता है व्हेन यू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस व्हिच हैड टू बी एक्सेप्टेड। जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो, है ना, जिसे आपको एक्सेप्ट करना था, जिसे आप रिजेक्ट कर दो, जिसे आपको एक्सेप्ट करना था, वो कहलाता है आपका टाइप 1 एरर। ये एरर कितनी सीरियस है ये देखते हैं। आपके पास एक फ़ोन कॉल आया, आपने वो फ़ोन कॉल इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो एक अननोन नंबर था। बाद में आपको पता चलता है कि ये अननोन नंबर किसी ने आपको किया ये बताने के लिए कि आपके किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। यानी कि वो फ़ोन कॉल जो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते तो शायद आप समय पे अपने फ्रेंड को हॉस्पिटल लेके जा सकते थे और उसकी जान बच सकती थी। तो वो एक फ़ोन कॉल जो आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने रिजेक्ट कर दिया, आप उसकी सीरियसनेस देखिए कि आपका अब फ्रेंड ही नहीं रहा इस दुनिया में। तो वो बहुत ही सीरियस एरर है। तो ये है टाइप 1 एरर। आपने उसे रिजेक्ट किया, उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जिसे आपको एक्सेप्ट करना था। देन इज योर टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर क्या होती है? आपने उसे एक्सेप्ट किया, उस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जिसे आपको क्या करना। नेक्स्ट है हमारी सैम्पलिंग। तो चलिए हम अपने इस पूरे रिसर्च की जर्नी में एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। मेरी नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। मेरी नल हाइपोथेसिस क्या है? मेरी नल हाइपोथेसिस है कि स्ट्रेस हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। ठीक है, अब ये हाइपोथेसिस याद रखिए हमारे रिसर्च की जर्नी में। मेरा मान लीजिए ये मेरे पीएचडी का टॉपिक है। क्या है मेरे पीएचडी का टॉपिक? स्ट्रेस हैज़, और उसके अकॉर्डिंग मेरी नल हाइपोथेसिस है स्ट्रेस हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। ये मेरी नल हाइपोथेसिस है। तो मेरी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी? यानी कि मेरा H1 क्या होगा? स्ट्रेस हैज़ इम्पैक्ट, स्ट्रेस का इम्पैक्ट है, स्ट्रेस का इम्पैक्ट है एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस पे। तो ये मेरी पीएचडी है जो मुझे करनी है, टॉपिक मेरा डिसाइडेड है, मैंने बना ली है इसकी नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस क्या है? स्ट्रेस हैज़ इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। और दूसरा है, और उसके ऑल्टरनेटिव क्या है? स्ट्रेस हैज़ इम्पैक्ट। ठीक है, अब ये हमारा हाइपोथेसिस बन गया है। नेक्स्ट इज सैम्पल। अब पूछें किससे जाके, किससे पूछा जाए कि भैया आपको स्ट्रेस है, आप और स्ट्रेस आपके जो वर्क फोर्स, आपके जो ऑफिस है उसमें जो स्ट्रेस है उसका आपके परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ये हम पूछेंगे किससे? ये पूछेंगे हम अपने सैम्पल्स, अपने सैम्पल से। एरिया ऑफ रिसर्च, जो हमारा एरिया ऑफ रिसर्च है वो हो गया हमारा लखनऊ शहर हो गया। ठीक है, तो हम लखनऊ शहर में पूछेंगे। अब सैम्पल, अब यहाँ पे हम रुक जाते हैं और देखते हैं कि ये टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या है। सबसे पहले होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है जहाँ पे जो रिसर्चर है उसकी मन मर्जी है, उसकी मर्जी है, उसका कन्वीनियंस है कि वो किसी को भी अपना सैम्पल साइज बना सकता है। ठीक है ना, तो ऐसी सैम्पलिंग को जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं और कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी बोलते हैं। उसकी कन्वीनियंस है, उसकी मर्जी है। इस प्रकार की जो सैम्पलिंग होती है इसमें बायसनेस आने के चांसेस होते हैं। आप में बायसनेस आने के चांसेस हैं, आपके जो रिजल्ट हैं शायद वो थोड़े से एररफुल हो सकते हैं।
उसके ठीक उलट होती है हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जहाँ पे पॉपुलेशन, ये पूरा लखनऊ शहर है, ये है पॉपुलेशन, इसमें जितने भी आइटम्स हैं उन सबको इक्वल चांस है मेरे सैंपल का हिस्सा बनने के लिए। तो जो मेरा पॉपुलेशन है, क्या है मेरी पॉपुलेशन? लखनऊ शहर। तो लखनऊ शहर के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको एक इक्वल चांस है मेरे सैंपल का हिस्सा बनने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक। इसमें सबसे पहला आता है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब ये होता है जब रिसर्चर ये डिसाइड करे कि हर 5th आइटम मेरे सैंपल का हिस्सा होगा या पॉपुलेशन का हर 15th आइटम मेरे सैंपल का हिस्सा होगा, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब हम आगे देखते हैं कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और ये बाकी के सैम्पलिंग क्या है, अब हम आगे देखते हैं। तो चलिए, हमने बोला है, इसको रब कर देते हैं। हमने क्या बोला है? हमने कहा हमारा सैंपल क्या है? लखनऊ शहर के एम्प्लॉयज। अब लखनऊ शहर के कौन से एम्प्लॉयज? उसमें तो बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हैं, हमारे प्राइवेट एम्प्लॉयज भी हैं। हमें क्या लेना है? तो मैंने डिसाइड किया हम लेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, प्राइवेट वाले छोड़ देंगे। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में तो बहुत सारे ऑक्यूपेशन होते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई 4th क्लास का कर्मचारी है, कोई आपका क्लास 1 टीचर है, सॉरी क्लास 1 ऑफिसर्स हैं। तो हमारा कौन से एम्प्लॉयज़ हैं? तो हमने कहा कि हम टीचर्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब टीचर है तो कौन सा टीचर? स्कूल का टीचर कि कॉलेज का टीचर? तो हमने डिसाइड किया कि हम कॉलेज का टीचर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा डिसाइड हो गया कि हमारे सैंपल कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के टीचर्स। कौन से वाले? जो कि कॉलेज में हैं। ये तो अब ये क्या बन गया? अब ये जो एक हमने बना लिया है एक सैंपल, ये सैंपल कैसा है? होमोजीनियस है, एक समान है। यहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं इस सैंपल में सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। तो ये कहलाता है स्ट्रैटा। ये हमने क्या बना लिया? एक स्ट्रैटा। स्ट्रैटा मतलब होमोजीनियस ग्रुप। हमने एक होमोजीनियस ग्रुप बना लिया है, इसमें सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, टीचर्स हैं, वो भी हमारे कॉलेज के। तो जब आपका सैंपल एरिया और बड़ा हो तो हम क्लस्टर सैम्पलिंग करते हैं, उससे भी बड़ा हो तो एरिया सैम्पलिंग करते हैं। और मैंने जो अभी ये पूरा प्रोसेस किया इसे हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहते हैं। मल्टी स्टेज कैसे हुई? हमने शुरुआत कहाँ से करी? पहले लखनऊ से। लखनऊ में से हमने और उस ग्रुप को छोटा किया, होमोजीनियस किया। हमने बोला गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में से कौन से वाले एम्प्लॉयज़? तो हमने कहा कि टीचर। तो जब हमने कहा टीचर तो कौन से टीचर? स्कूल के टीचर के कॉलेज के टीचर? हमने कहा कि कॉलेज के टीचर। तो ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हो गई। तो ये सारे के सारे एक जैसे ही हैं, बस इनके जो एरियाज़ हैं वो बढ़ जाते हैं। तो स्ट्रैटिफाइड में, क्लस्टर में हम क्या कर रहे हैं? एक होमोजीनियस सैंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के अंदर से। तो ये कहलाता है हमारी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग कैसे होती है? उसके बाद हमें ये डिसाइड करना होता है कि सैंपल का साइज़ कितना है। तो मैंने कहा कि मैं अपने थीसिस में 500 टीचर्स को अपना बनाऊंगी सैंपल साइज, या मैं 200 टीचर्स से पूछूंगी। तो ये मेरी मर्जी है हमें कितने अपना सैंपल साइज रखना है। जितना हमारा सैंपल बड़ा होगा, हम पॉपुलेशन से का हमारा आंसर पॉपुलेशन के आंसर से मैच करता हुआ होगा। तो ये हमारा लखनऊ शहर था पूरा। तो ये हमारा लखनऊ शहर था और लखनऊ में से हमने अपने सैंपल उठा लिए जो कि हमारे गवर्नमेंट
एम्प्लॉयज़ थे, गवर्नमेंट टीचर्स थे किसी कॉलेज के। हमारा सैम्पल जितना बड़ा होगा हम पॉपुलेशन से उतना करीब आंसर लेके आ पाते हैं। अगर हमने पूरी पॉपुलेशन का रिसर्च करना है तो वो क्या कहलाता है? सेंसस। अगर हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं वो सेंसस कहलाता है, जो कि प्रैक्टिकली नहीं है। ओके, सो वी हैव डिसाइडेड द सैम्पल। सैम्पल हमने डिसाइड कर लिया, सैम्पल हमने डिसाइड कर लिया है। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो उनसे पूछा कैसे जाए। तो हम क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चनर डेवलप करेंगे। जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, टीचर्स हैं लखनऊ के, हम उनके लिए एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चनर क्या होता है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन। व्हाट इज़ अ क्वेश्चनर? इट इज़ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन। इट इज़ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन। एक पेपर पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस लिख लेते हैं जिसे हम क्वेश्चनर बोलते हैं, और हम ये क्वेश्चनर अपने इन टीचर्स को देंगे। इन टीचर्स को क्या बोलते हैं अब हम? रिस्पोंडेंट। ये हमें रिस्पॉन्ड करेंगे हमारे क्वेश्चनर का। जब ये भर के हमें वापस भेजेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये हमारे रिस्पोंडेंट हैं। रिस्पोंडेंट कितने थे? 200 थे, 150 थे, 500 थे। वो हमारा सैम्पल साइज कहलाता है। इस प्रकार का जो ये डेटा है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। ये वो डेटा है जो फर्स्ट हैंड है। हमने किसी से हम पहली बार इस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, कहीं पर ये अवेलेबल नहीं है, हमने खुद जाके ये कलेक्ट किया। ये कहलाता है हमारा प्राइमरी डेटा। अगर हमारी रिसर्च उस प्रकार की है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। ये वो डेटा है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। सॉरी, ये वो डेटा है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। कैसे पब्लिश्ड है? मैं एक रिसर्च पेपर लिख रही हूँ और मुझे क्या चाहिए? मुझे पिछले 10 सालों की ओपेक कंट्रीज की जीडीपी चाहिए, ठीक है। मुझे पिछले 10 सालों की ओपेक की जीडीपी चाहिए, या मुझे पिछले 10 सालों का निफ्टी इंडेक्स चाहिए, या फिर मुझे क्या चाहिए? मुझे टीसीएस और विप्रो जो कंपनियां हैं, जो ये टीसीएस और विप्रो कंपनियां हैं, मुझे इनका बैलेंस शीट चाहिए। तो इनकी बैलेंस शीट मुझे कहाँ मिल जाएंगी? इनकी वेबसाइट पर। तो ये सब एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी डेटा के। ये ऑलरेडी हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आपको जाना है, निकालना है और आप अपनी रिसर्च चालू कर सकते हो। और प्राइमरी डेटा क्या है? ये फर्स्ट हैंड सोर्स है, पहली बार है ना, ये पहली बार है जो हम इसे कलेक्ट करेंगे। हम क्वेश्चनर का एक एग्जाम्पल देखेंगे आगे जाके। तो आई होप ये क्लियर है। वेयर इज द डेटा? द डेटा, वेयर विल यू गेट द डेटा? थ्रू प्राइमरी सोर्स और थ्रू अ सेकेंडरी सोर्स। नेक्स्ट इज हाउ टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा, और कैसे कैसे प्राइमरी डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। एक हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चनर के माध्यम से। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक किंडरगार्टन की क्लास है जिसमें हमने एक पर्टिकुलर बच्चों को ट्रेनिंग दी है, और अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग का उन पे क्या असर पड़ा है, उनकी परफॉर्मेंस पे किस तरीके का इम्प्रूवमेंट आया है। तो आई एम ऑब्जर्विंग, ठीक है, ये आई एम ऑब्जर्विंग दोज किंडरगार्टन स्टूडेंट्स। या फिर कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे कोई प्लांट है जो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, अब हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशंस है। नेक्स्ट इज इंटरव्यू मेथड। तो इंटरव्यू मेथड कैसे होते हैं? पर्सनल इंटरव्यू होता है आपका, फोकस्ड इंटरव्यू होता है, और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं, और आपके अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का पैटर्न सेट होता है, आप चेंज नहीं कर सकते। आपने जो डिसाइड कर लिए है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये होगा, दूसरा क्वेश्चन ये होगा, तीसरा क्वेश्चन ये होगा, तो आपको उसी ही क्रम में क्वेश्चन पूछने होंगे, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते।
नेक्स्ट है आपका अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड का मीन मतलब क्या होता है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, देयर इज नो पैटर्न। जो इंटरव्यूअर है उसकी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो जैसे चाहे पहला क्वेश्चन पूछे, जो चाहे दूसरा क्वेश्चन पूछे। उसकी जो इंटरव्यू है वो किसी पैटर्न पर सेट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा फोकस्ड इंटरव्यू। फोकस्ड इंटरव्यू इज समवॉट सेम लाइक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू अगेन, जहाँ पे हम फोकस्ड है, मछली की आंख है कि हमें क्या पता करना है, व्हाट यू वांट टू गेट इन द एंड। गेट इन द एंड क्या चाहिए इस इंटरव्यू के बाद, आपको क्या रिजल्ट चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली दोनों ही इंटरव्यूज they want some kind of conclusion in the end, but yeah, focused and structured are somewhat same. Then personal interview, PI, 1-to-1 टॉक कर सकते हैं, टेलीफोन पर पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। तो अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं, हम एक बार और रिवाइज करते हैं। हमने अपनी नल हाइपोथेसिस बना ली है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कर लिया है, सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने अपनी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रिपेयर कर ली है, ठीक है। हमारी नल हाइपोथेसिस प्रिपेयर्ड हो गई, उसके बाद हमने सैंपल बना लिया, सैंपल साइज डिस्कस कर लिया, और हमने अपना डेटा भी कलेक्ट कर लिया है। तीसरा क्या है, डेटा कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या थी हमारी, स्ट्रेस वाली, याद है आपको, स्ट्रेस हैज नो इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस। और नल हाइपोथेसिस क्या थी, स्ट्रेस हैज इम्पैक्ट, स्ट्रेस का परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद हमारा सैंपल साइज था, सैंपल क्या था हमारा, लखनऊ शहर। लखनऊ शहर के कौन, गवर्नमेंट टीचर्स, कहाँ के, कॉलेज के। और सैंपल साइज क्या था, मान लो हमारा सैंपल साइज 100 है या 200 है, जैसा भी आप लेना चाहें, और मैंने ये सैंपल अब कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब डेटा हमारे पास आ गया है। अब इस डेटा, और डेटा कैसे आया था इस वाले एग्जाम्पल में, क्वेश्चनर के थ्रू, है ना। एक क्वेश्चनर हमारे पास बन के आ गया था। क्वेश्चनर क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं हमारे। पहले आपको एक क्वेश्चनर दिखाते हैं, बहुत बात हो रही है क्वेश्चनर की, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चनर, ये सब आपके क्वेश्चनर के ही एग्जाम्पल हैं। तो मैंने जैसे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ योर जेंडर, आपका जेंडर क्या है, मेल एंड फीमेल। व्हाट इज़ योर हेयर कलर, आपके बालों के कलर कैसे हैं। फिर एक मैंने पूछा है हाउ डू यू फील टुडे, आपको कैसा लग रहा है, तो वो बोल रहा है वेरी अनहैप्पी, हैप्पी। तो ऐसे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये एक एग्जाम्पल है हमारे क्वेश्चनर का, ओके। तो हमारा क्वेश्चनर आ गया है, और क्वेश्चनर को अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चनर को एक सॉफ्टवेयर में डाला जाता है, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चनर है, ये जो हमारा क्वेश्चनर है, इसको अब हम एक सॉफ्टवेयर में डालते हैं, ठीक। आजकल जितनी भी थीसिस होती है वो सॉफ्टवेयर ही होते हैं, जहाँ पे सारी कैलकुलेशन होती है। इस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं SPSS। नाउ द इम्पॉर्टेंट वर्क स्टार्ट, वो क्या है, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा। अब हमें डेटा की प्रोसेसिंग और एनालिसिस स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ये सारा डेटा कहाँ चला गया, सॉफ्टवेयर में चला गया, SPSS में चला गया। ये क्वेश्चनर किस फॉर्म में है, अब एक्सेल शीट में था, इस एक्सेल में था, और अब ये इसे SPSS में डाल दिया गया है। अब यहाँ पे डेटा की प्रोसेसिंग होनी है, ठीक है। तो पहला क्या है, एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब क्या होता है, जो आलतू फालतू बेकार सा है सब उसको आप निकाल दो। जैसे कि मेरे सामने एक डेटा है, मैंने ये डेटा निकाला है आप लोगों के लिए, और ये चाइना है, ये इंडिया है, और ये उनकी यहाँ पे GDP है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट्स है, ये इन्फ्लेशन है, ये इंटरनेशनल टूरिस्ट है, ऐसे करके ये पूरा आपका डेटा है। यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे खाली है, देखो ये सब खाली है, यहाँ ये सब खाली है।
तो कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो एम्प्टी वैल्यूज़ नहीं लेते, खाली वैल्यू नहीं देते, वो एरर शो करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे एम्प्टी वैल्यूज़ हैं, एम्प्टी स्पेस है, हमें इन्हें निकालना पड़ेगा। तो ये क्लीनिंग ऑफ द डेटा, एडिटिंग मतलब डेटा को क्लीन करना है, ये सब हम डेटा को निकाल देंगे, ठीक है। और अब है नेक्स्ट है हमारा कोडिंग। कोडिंग में हम लोग क्या करते हैं, मेरा जो क्वेश्चनर है उसमें मैंने क्या लिखा है, व्हाट इज योर जेंडर, ये सवाल पूछा है मैंने, व्हाट इज योर जेंडर, मेल और फीमेल। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उसको केवल नंबर्स समझ में आते हैं, उसको मेल फीमेल जो आपका क्वालिटेटिव डेटा होता है वो समझ में नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, अब कोडिंग करेंगे। कोडिंग का कहाँ होती है, एक्सेल शीट में ही होती है। हम क्या करेंगे, मेल को कोड करेंगे 0 से और फीमेल को कोड करेंगे 1 से, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है आपकी कोडिंग। उसके बाद क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, अगर आप और चेंजेस करना चाहते हो, जैसे मैंने टैबुलेशन कैसे किया है, ये जो एक जम्बल्ड डेटा है इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखा है यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे चाइना लिखा है, ये मेरे ईयर्स हैं 14, 15, 16, 17, और ये जीडीपी है, एफडीआई है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपोर्ट है और आपके इन्फ्लेशन है। तो ये जो एक जम्बल्ड डेटा था उसको मैंने क्या किया है, प्रोसेसिंग किया है, साफ़ सुथरा किया और उसे काम करने के लायक बनाया। ये सारा काम हम एक्सेल शीट में कर लेते हैं पहले, एक्सेल में पूरी क्लीनिंग करके, एडिटिंग करके, कोडिंग करके, बाद में हम ये सारा डेटा किसको सौंप देते हैं, एसपीएसएस को। देन द एसपीएसएस हैज़ टू डू द एंटायर एनालिसिस वर्क। तो ये कहलाती है आपके प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। तो अब जब आपका डेटा बनके तैयार हो गया है, अब नेक्स्ट है हमारी एनालिसिस, ठीक है। आप बहुत टाइम से ये चीज़ सुन रहे हो कि the hypothesis will get rejected or the hypothesis will get accepted। तो हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसे एक्सेप्ट करना है, उसे रिजेक्ट करना है, यहाँ तक हमें ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया है कि जो हमारी हाइपोथेसिस है और उसे एक्सेप्ट, उस पर हमें उसे एक्सेप्ट करना है या हमें उसे रिजेक्ट करना है। तो एक्सेप्ट कैसे करना है और रिजेक्ट कैसे करना है, उसके लिए टेस्ट होते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें टेस्ट पढ़ने होते हैं। ये कौन कौन से टेस्ट हैं, ये टेस्ट हैं हम आगे जाके पढ़ेंगे। और अब टेस्ट 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पैरामेट्रिक टेस्ट और दूसरा होता है हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। दूसरा होता है हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। पैरामेट्रिक टेस्ट होता है और दूसरा होता है हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब एक नया टर्म सीखा हमने, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो हमें क्या करना है, हमारी हाइपोथेसिस है, हमने हाइपोथेसिस क्रिएट कर ली है और हमें अब उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। जब हम टेस्ट करेंगे तो हम ये बता पाएंगे कि क्या स्ट्रेस का असर पड़ता है एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस पे या नहीं पड़ता है ना। तो अब पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के साथ एक वर्ड ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल डेटा। हमने जो सैंपल उठाया है, हमने जो क्वेश्चनर भेजा था, वो क्वेश्चनर अब हमारे पास आ गया है और अब हमें टेस्ट लगाने का टाइम आ गया है। तो टेस्ट लगाना है, हमें ये डिसाइड करना है कि पैरामेट्रिक लगेगा कि नॉन पैरामेट्रिक लगेगा, और ये तो बाद में डिसाइड होगा। पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा डेटा नॉर्मल है कि हमारा डेटा नॉर्मल नहीं है, ओके। तो अब हम इसको देखते हैं, अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है। ये एक कंपनी है एनवीडिया। एनवीडिया आपकी सेमीकंडक्टर कंपनी है यूएस में, और हमारा सैंपल साइज कितना है, 20 से 24, 20 से लेकर 24, इतने 4 सालों का हमारा डेटा है। और कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 1144। तो ये एनवीडिया एक कंपनी है जिसके डेली स्टॉक्स हैं, जिसके डेली स्टॉक्स के
हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। तो अब हमने ये डेटा किस में डाला, सॉफ्टवेयर आपको याद ही है, हमने क्या बताया, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, SPSS। SPSS में एक ऑप्शन होता है जहां हम जाके चेक करते हैं कि हमारा डेटा नॉर्मल है कि डेटा हमारा नॉर्मल नहीं है। ये मैंने इसका आउटपुट निकाला है और आप ये डेटा देख पा रहे हो 114 ऑब्जर्वेशन का। आप अगर देखो तो यहाँ पे एक बेल शेप बन के तैयार हो गई है। अगर आपके डेटा में को अगर एक इस तरीके से बनाया जाए, ये पूरा सॉफ्टवेयर करता है। अगर हमें नेक्स्ट क्लास हम करते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम SPSS की भी क्लासेस करें तो हम ये प्रैक्टिकली देख पाएँ कि कैसे होता है। तो जब मैंने इस डेटा को SPSS सॉफ्टवेयर में डाला, उसमें ऑप्शंस होते हैं, जब हम उसे क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा ऐसे बन के आ गया। अब हम उस पर अगर एक बेल शेप बना है इस तरीके से, तो ये एक बेल शेप बन के आ गई। अगर ये बेल शेप बन के आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल डेटा है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल डेटा है, इसको बोलते हैं सिमेट्री, सिमेट्रिक है ये हमारा डेटा, ठीक है। यहाँ पर एक सिमेट्री है, ये नॉर्मल डेटा कहलाता है। इसमें इसका मिड पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपका मीन, आपका मीडियन और आपका मोड, Z भी बोलते हैं इसको, ये सेम होता है। तो आपका मीन, मीडियन और मोड आपके एक जैसे होते हैं, ये कहलाता है आपका नॉर्मल डेटा। इसको हम बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व, इसको बोलते हैं हम बेल शेप्ड कर्व। यहाँ पर इसके और एनालिसिस दिए हुए हैं। यहाँ पे जो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी, कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, 1144, उनका मीन, उनका हमें मीन दे रखा है, उसका हमें मीडियन दे रखा है, मैक्सिमम फिगर कौन सी थी, मिनिमम फिगर कौन सी थी, ये इसमें दे रखा है। और इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज़ सीखनी है वो है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। जो नेक्स्ट हमें इसमें सीखना है वो हमारा है स्क्यूनेस और हमारा है कर्टोसिस। इसको सीखने से पहले देखते हैं आगे और क्या क्या है। ओके, तो ये सिमेट्री हो गई हमारी, ये एक बेल शेप्ड कर्व है। यहाँ से हमें दो फिगर और नज़र आ रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं लेफ्ट स्क्यूड एंड राइट स्क्यूड। तो ये जो लेफ्ट स्क्यूड एंड राइट स्क्यूड, ये इसमें यहाँ से आई है, यहाँ से पढ़ना है हमें कि ये स्क्यूनेस क्या क्या है। बेल शेप्ड कर्व नहीं है तो फिर कैसा है, या तो वो लेफ्ट स्क्यूड है या फिर वो डेटा मेरा राइट स्क्यूड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो, यानी कि मैंने जो अपना डेटा उठाया, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले एग्जांपल में एनवीडिया का था, एनवीडिया के डेली स्टॉक से, तो वो क्या है, वो नॉर्मल नहीं है, वो उनका जो स्कैटरनेस है, जो उनका बिखराव है, वो कैसा है, या तो वो लेफ्ट स्क्यूड है या फिर वो राइट स्क्यूड है, यानी कि जो डेटा है वो किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ ज़्यादा है। और इस वाले एग्जाम्पल में जितना भी मेरा डेटा है वो राइट की तरफ जाता है। तो अगर मेरा डेटा स्क्यूड है और सिमेट्री नहीं है तो इससे हमें क्या समझ में आता है, हम पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं लगा सकते, नो पैरामेट्रिक टेस्ट। अगर बेल शेप्ड कर्व नहीं है तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं लगा सकते। अगर हमारा डेटा लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है तो फिर क्या होगा उस सिचुएशन में, फिर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे, हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट चीज जो हमें सीखनी है वो है कर्टोसिस। व्हाट इज कर्टोसिस? कर्टोसिस शोज द पिकेडनेस ऑफ द बेल शेप्ड कर्व, यानी कि जो हमारा कर्व है इसकी जो पिकेडनेस है, यानी कि ये बहुत पीक पे है या फिर ये बहुत ज़्यादा नीचे फ्लैट है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है हमारा कर्टोसिस। क्या होता है, द पिकेडनेस, इसकी पीक कैसी है, जो पीक है वो पीक कैसी है। को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड है, ठीक है, हम कहते हैं जो मीन रिटर्न है, मीन रिटर्न है मान लो 10%। एक म्यूचुअल फंड है जो मीन रिटर्न 10% देता है। तो अब
ये है वो 10%। लेकिन ओवर द ईयर्स हम पिछले 15 सालों में देख रहे हैं कि जितने भी मीन हैं इस म्यूचुअल फंड के वो ऊपर ऊपर हैं। ठीक है, तो अगर ऊपर ऊपर है तो इसकी पीक कैसे बनेगी? ऐसी, यानी कि डेटा हमारा नॉर्मल नहीं हो पाएगा। तो वो ऐसा कर्व क्या कहलाता है? लेप्टोकर्टोसिस। ये कहलाता है हमारा लेप्टोकर्टोसिस का ये ग्राफ कहलाता है। और अगर मान लीजिए हम कहें कि पिछले 15 सालों में कहाँ हैं उसके रिटर्न्स, तो हम बोल रहे हैं कि वो तो नीचे नीचे है। तो ये जो मीन है उससे ये डिविएशन है उसका, कि मीन तो हम कह रहे हैं कि 10% रिटर्न देता है ये म्यूचुअल फंड, लेकिन हम कैसे देख रहे हैं कि सारे डेटा ऊपर है, यहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब 15% दे रहे हैं या वॉट एवर, पर 10% के आसपास कहीं है ही नहीं। तो ये कहलाता है कि वेयर इज योर डेटा स्कैटर्ड, आपका डेटा किधर है? आपका डेटा ऊपर है, आपका डेटा इधर है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ? ये फ्लैट हो गया, तो इसको बोलते हैं प्लैटिक कर्टोसिस। और अगर नॉर्मल है, बेल शेप नॉर्मल कर्व है, तो हम उसको बोलते हैं मीसोकर्टोसिस। तो एक रिसर्चर के एनिमीज क्या क्या होते हैं? एक रिसर्चर के एनिमीज क्या क्या होते हैं? द स्क्यूनेस। ठीक है, द स्क्यूनेस। नॉर्मल स्क्यूनेस कितनी होती है? इसकी स्क्यूनेस कितनी होगी? 0। नॉर्मल स्क्यूनेस 0 होती है। और अगर ये राइट है और अगर ये राइट स्क्यूड है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस कहलाती है, और अगर लेफ्ट साइड है तो ये नेगेटिव स्क्यूनेस कहलाती है। दीज आर द एनिमीज ऑफ रिसर्च। मेरी रिसर्च के एनिमीज कौन कौन है? सबसे पहला तो है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्यों है? क्योंकि अगर डेटा नॉर्मल ही नहीं है तो मैं पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं लगा सकती। मैं पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं लगा सकती। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? कर्टोसिस। दूसरी समस्या होती है कर्टोसिस। अगर वो लेप्टोकर्टोसिस है इसमें या प्लैटिकर्टोसिस है तो भी हमारे को समस्या है। उसके बाद नेक्स्ट समस्या क्या होती है? नेक्स्ट एनिमी क्या है किसी भी रिसर्चर का? स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? मीन से कितना डिविएशन जा रहा है, मीन से कितना डिविएशन जा रहा है। डिविएशन क्यों आता है? क्योंकि एक हमारी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन से हमने एक सैंपल निकाला है, तो नॉर्मल आंसर से डिविएशन आना वाजिब है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन एक प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? वेरिएंस। ये भी एक रिसर्चर के एनिमीज कहलाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एनिमीज ऑफ अ रिसर्चर। तो जो हमें टेस्ट लगाने हैं उसके लिए हमारा डेटा नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। ये बात याद रखने की है। ये यूनिमोडल होता है, यूनिमोडल, ये यूनिमोडल होता है। ये बेल शेप्ड होता है और इसमें आपका मीन, मीडियन और मोड सेम होते हैं। और अगर ये सब चीजें हैं तो आप नॉर्मल डेटा बोलोगे और इसमें अपना पैरामेट्रिक टेस्ट लगा सकते हो। पैरामेट्रिक टेस्ट इसमें लगाए जा सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं। व्हाट आर स्केल्स? स्केल्स आर 4 टाइप्स। 4 टाइप के स्केल्स होते हैं हमारे। और ये स्केल्स आए कहाँ से? अगर आपको याद हो, हमने क्वेश्चनर बनाया था, है ना? हमने एक क्वेश्चनर बनाया था और हमने उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे अपने रिस्पोंडेंट को। तो हमने क्या क्वेश्चन लिखा था उसमें? व्हाट इज योर जेंडर?
मेल और फीमेल. एंड व्हाट इज योर हेयर कलर? ब्राउन, ब्लैक, ब्लॉन्ड, ग्रे, अदर. तीसरा क्वेश्चन क्या है? वेयर डू यू लिव? नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, साउथ ऑफ द इक्वेटर, ईदर इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. इसको हम नॉर्मल डेटा की जगह नॉमिनल स्केल भी बोल सकते हैं. तो हमारा पहला स्केल है डेटा का, वो कहलाता है नॉमिनल स्केल. याद रखिए ये डेटा कैटेगोरिकल है, ये डेटा हमारा कैटेगोरिकल है. दूसरा क्या है? ये जो हमारा नॉमिनल स्केल है ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटी. ठीक है, ये डेटा हमारा क्वालिटेटिव है. यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं? आपका मेल, आप मेल हो, फीमेल हो, तो आप कैटेगराइज कर रहे हो. तीसरा, ये सबसे वीक स्केल कहलाता है. ठीक है, ये एक वीक स्केल है. और चौथा, यहाँ पर ज्यादातर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाए जाते हैं. अगर आपका डेटा नॉमिनल है, नॉमिनल स्केल वाला है, तो इसमें कौन सा हम यूज करेंगे? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इस्तेमाल करेंगे. आई रिपीट, नॉमिनल स्केल क्या होता है? कैटेगोरिकल होता है. ये कैटेगरीज है. आप मेल हो, फीमेल हो, आपके बालों का रंग क्या है, आपकी आंखों का कलर क्या है, आप वीकेंड पर कहाँ टाइम स्पेंड करते हो, तो ऑप्शन क्या है? हम टीवी देखते हैं, हम सोते हैं, हम मॉल चले जाते हैं. तो ये कैटेगरीज हैं, है ना. तो ये कैटेगोरिकल है, ये क्वालिटेटिव है, और ये बहुत ही वीक स्केल है. और यहां पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई होते हैं. ठीक है, ओके. तो ओके, यहाँ पे सब लिखा हुआ भी है. देन वी हैव द ऑर्डिनल, वी विल कॉल इट स्केल. ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है. तो ऑर्डिनल स्केल कैसे होते हैं? ये ऑर्डर में होते हैं. ऑर्डर कैसी है? हाउ डू यू फील टुडे? वेरी अनहैप्पी, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी. तो ये ऑर्डर है. ठीक है. हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद आवर सर्विस? आप हमारी सर्विस से कितने सेटिस्फाइड हैं? वेरी अनसेटिस्फाइड, समवॉट अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, एंड वेरी सेटिस्फाइड. तो ये एक ऑर्डर है. तो ये एक ऑर्डर में होते हैं. ये रैंक होती है. ये भी वीक डेटा है. यहाँ पे हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं, और ये भी हमारे क्वालिटेटिव डेटा कहलाते हैं. ठीक है, ये बात याद रखनी है कि नॉमिनल स्केल में हमेशा ज्यादातर जो सेंट्रल टेंडेंसी यूज होती है वो मोड होती है, और जो हमारा ऑर्डिनल स्केल है उसमें हम मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी ज्यादातर यूज करते हैं. नेक्स्ट है हमारा इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल. ये डेटा कंटिन्यूस है. तो चलिए अब एक थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं और देखते हैं कि अपनी रिसर्च का प्रोसेस क्या क्या था. सबसे पहले हमारी रिसर्च का प्रॉब्लम था कि आपको अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है. मैं फिर से रिकैप करती हूँ कि मान लीजिए मेरी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये पता करना है कि डज स्ट्रेस इम्पैक्ट्स द परफॉर्मेंसेस ऑफ द एम्प्लॉय. तो मेरी जो थीसिस है उसका टाइटल क्या है? डज स्ट्रेस impacts performance of the employee. उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अपनी हाइपोथेसिस डिसाइड करते हैं. हाइपोथेसिस में सबसे पहले कौन सी है? नल हाइपोथेसिस. इसमें हम क्या बोलते हैं? डज नॉट इम्पैक्ट. स्ट्रेस का कोई असर नहीं पड़ता. नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. उसमें हमने क्या सीखा है? इट डज इम्पैक्ट. स्ट्रेस का असर पड़ता है आपके परफॉर्मेंस के एम्प्लॉय पर. तो नल हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस बन गई. ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या सीखा है? हमारे सैंपल क्या क्या हैं. सैंपल में मैंने आपको पूरा लखनऊ का एग्जाम्पल दिया था कि हमारा एरिया क्या है? लखनऊ है. ठीक है, लखनऊ हमारा एरिया है. हमने उसे और क्लासिफाई किया. लखनऊ में हम किसको लेंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लेंगे. गवर्नमेंट में किसको लेंगे? टीचर्स को लेंगे. और टीचर्स में किसको लेंगे? हमने कहा कि हम कॉलेज लेवल के टीचर्स को लेंगे.
कॉलेजेस को लेंगे। तो ये हमारा सैंपल है। फिर हमने सैंपल साइज भी डिसाइड किया था। हमने बोला कि हमारा सैंपल साइज मान लीजिए 200 टीचर्स होंगे। तो ये तो ये हो गया हमारा सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग के बाद हमने और भी कई चीजें सीखी थी नल हाइपोथेसिस में। हाइपोथेसिस की टेस्टिंग, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग सीखी। टेस्टिंग हमें सीखनी है एक्चुअली, टेस्टिंग और उसका सिग्निफिकेंस लेवल, जो कि 5% है। कॉन्फिडेंस लेवल हम कॉन्फिडेंस लेवल हमारा कितना है, 95% हम कॉन्फिडेंट हैं। हमने बताया था सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, 100 अगर चांसेस हो तो कितने चांसेस हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, तो वो था हमारा 5%। यानी कि 5% है कि हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी और 95% हमको श्योरिटी है कि हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। अब हमें जो पढ़ना है वो है हमारी टेस्ट। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट। कौन सा टेस्ट लगाएं? एक रिसर्चर को सबसे ज्यादा तो जो कष्ट होता है वो यही होता है कि टेस्ट कौन कौन से लगाने हैं। अब हम देखते हैं टेस्ट लगाने कौन कौन से होते हैं और टेस्ट किस चीज के लगते हैं। मीन, जितने भी हमारे टेस्ट हैं वो हमारे मीन पर बेस्ड हैं। देखिए आपका जो सैंपल है वो एक पॉपुलेशन से निकाला गया है। ये आपकी पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन के बेसिस पर इनमें से आप एक सैंपल निकाल लेते हो। जो भी आपने इसके लिए फिर आपने हाइपोथेसिस क्रिएट करी, आप उस पे आप टेस्ट लगाते हो। तो आप जो टेस्ट लगा रहे हो, आप लाए तो हो सैंपल, बट आप अल्टीमेटली आप एक पॉपुलेशन के लिए रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हो। आप जो कंक्लूजन निकाल रहे हो वो एक्चुअली में आप पॉपुलेशन के बारे में बताना चाह रहे हो, लेकिन आप सबका तो सारी पॉपुलेशन तो इंक्लूड कर नहीं पाओगे, इसलिए आपने क्या उठाया है, सैंपल उठाया है। तो अब कौन कौन से टेस्ट लगने हैं हम वो देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा जो सबसे पहला टेस्ट है वो कहलाता है हमारा वन सैंपल टी टेस्ट। सबसे पहले है हमारा वन सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, वन सैंपल टी टेस्ट क्या है अब हम ये देखते हैं। मान लीजिए हमारा शहर है आगरा। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि इस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उनकी एवरेज एज 35 है। यानी कि हमने एक एरिया, आगरा का कोई एरिया डिसाइड कर लिया है, कोई एरिया है। इस आगरा के एरिया में हम ये बोल रहे हैं कि हमारा एवरेज एज लोगों का जो है वो 35 इयर्स है। और ये हमने किस बेस पे बोला, सैंपल के बेस पर बोला। और अब लेकिन हम जो इन्फरेंस, जो हम कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं वो एक्चुअली पूरे पॉपुलेशन की हम निकालना चाह रहे हैं। तो अब हमारे पास ये डेटा है बहुत सारे, ये सबकी एज है, ये आगरा के सब लोगों की ये एज है। हमारे पास ढेर सारे यहाँ पे बहुत सारे एजेस हैं और हम क्या कह रहे हैं, इनकी एज कितनी है, एवरेज एज कितनी है, 35। तो हमने क्या बोला, वन सैंपल टी टेस्ट। सैंपल कितने हैं, 1, एक ही सैंपल है हमारे पास। ये देखिए एक सैंपल है, इस सैंपल पे हमें टी टेस्ट लगाना है। तो वन सैंपल टी टेस्ट कब लगाते हैं, जब हमारे पास एक कंटिन्यूअस सीरीज हो या वेरिएबल हो। इसमें सब में एज है ना, इसमें सब में एज है। तो याद रखने वाली चीज क्या हो गई, वन सैंपल टी टेस्ट कब लगता है, जब एक सैंपल हो और ये सैंपल कैसे हैं, कंटिन्यूस। एग्जाम्पल क्या है, आगरा के इस एरिया की एवरेज एज 35 है।
अब ये सारा काम सॉफ्टवेयर पर होता है, SPSS पर होता है, और हम अभी कभी नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि हम SPSS के भी ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको SPSS में जो हमारे सॉफ्टवेयर है उसमें डालेंगे और हमें वहाँ से एक रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस क्या है? द एवरेज एज इज 35। ठीक, अब ये जो नल हाइपोथेसिस है ये एक्सेप्ट कब होती है? हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है, हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है, तो वो सब कब होता है? तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट जब होती है जब हमारी पी वैल्यू कैसी हो? मोर देन 5%, है ना? ये हम पढ़ चुके हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ चुके हैं 5%। तो अगर हमारी पी वैल्यू मोर देन 5% है तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं है तो हम इसे रिजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर पे डाला और आपकी पी वैल्यू आ गई, ये 5% कितना होता है? 0.05। ठीक है, तो अब हमारी मान लीजिए आंसर आ गया 0.01। ये कितनी है? ये लेस देन है, ये लेस देन है। तो ये लेस देन है किससे? 5% से। तो ये क्या हो गई? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। यानी कि हम जो बोल रहे हैं कि एवरेज एज 35 ईयर्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था हमारा वन सैंपल टी टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। तो पहला हो गया वन सैंपल टी टेस्ट। दूसरा होता है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्या होता है? इंडिपेंडेंट सैंपल है। इंडिपेंडेंट सैंपल क्या है? मेल और फीमेल। और दूसरा क्या है? इनकी सैलरी। ठीक है, और हमारी नल हाइपोथेसिस क्या है? सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल इज सेम। नल हाइपोथेसिस क्या है? वो कोई डिफरेंस नहीं मानती। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल इज डिफरेंट। ठीक है, इतना सा कंसेप्ट आपको समझ में आया? हम क्या बोल रहे हैं? इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। और इस एग्जाम्पल में क्या है? एक मेल है, एक फीमेल है और उनकी सैलरी है। इंडिपेंडेंट सैंपल, सैंपल कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। कैसे? मेल का फीमेल से और फीमेल का मेल से कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। तो हमने आपको पढ़ाया था कोडिंग। SPSS में जाने से पहले हम कोडिंग करेंगे। तो जहां पे अगर मेल है तो हम वहां पे 1 लिख रहे हैं और फीमेल को हमने कोड दिया है 0। ठीक है, दूसरा वाला रिस्पोंडेंट भी मेल था तो 1 0। तीसरा वाला रिस्पोंडेंट एक महिला थी। तो इस तरीके से हम कोडिंग कर सकते हैं। तो ये मेल, यहाँ मेल है, अगर मेल है तो 1, फीमेल है तो 0। और अगर इस तरीके से हम कोडिंग कर सकते हैं। फिर आप क्या करोगे? उनकी सैलरी होगी, यहाँ पे आप उनकी सैलरी लिख दोगे। तो अब ये इंडिपेंडेंट है और ये आपकी सैलरी है। ये मेल और फीमेल कैटेगोरिकल डेटा है। ये एक कैटेगोरिकल डेटा है और ये क्या है? आपकी कंटिन्यूअस। ये आपकी एक कंटिन्यूअस सीरीज है। ठीक है, तो जब आप, तो अब ये बात ध्यान रखने की है
इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में क्या होता है, दो कैटेगरीज हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, और जो नेक्स्ट होगी आपकी सीरीज वो कैसी होगी, कंटिन्यूअस होगी। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाओगे। अब मान लीजिए यहाँ पर आपकी जो पी वैल्यू है वो कितनी आ रही है, आ गई मानो 0.04, तो ये वैल्यू भी कैसी है, ये वैल्यू भी लेस देन, ये वैल्यू भी आपकी लेस देन 0.05 है, यानी कि कम है, तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो हमने रिजेक्ट कर दिया, हम कह देंगे कि सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल आर इंडिपेंडेंट। तीसरा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा पेड सैंपल टी टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा पेड सैंपल टी टेस्ट। पेड सैंपल क्या होता है, पेड सैंपल से समझ में आ रहा है कि हमारे पास दो सैंपल हैं। अब इसे करना कैसे है, एक ट्रेनिंग दी गई एक ग्रुप ऑफ पीपल को, कुछ ग्रुप है, वो उसमें आपके रिस्पोंडेंट एक्स हैं, वाई जेड ए बी सी डी, ऐसे आपके बहुत सारे रिस्पोंडेंट हैं। इनको एक ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमने ये पता लगाया कि बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग इनकी सेल्स पर क्या असर पड़ा। मान लीजिए ये हमारे सेल्समैन है, सारे के सारे ये सेल्समैन है, तो ट्रेनिंग देने से पहले और ट्रेनिंग देने के बाद इनकी सेल्स में क्या असर आया, ये इनके सेल्स के फिगर हैं। ठीक, तो हमारा डेटा कैसे हो गया, बिफोर ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग और उसकी सेल्स, ये आपके फिगर हैं। और ये नाम क्या है आपके, ये एक्स वाई जेड ए बी, यहाँ पे भी वही लोग हैं। तो अब यहाँ पे जो लोग हैं वो एक ही हैं, एक ही ग्रुप है, तभी तो वो पेड है। इसका और इसका आपस में कनेक्शन है। और जो हमने पहले किया था इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, उसमें इस ग्रुप का दूसरे ग्रुप से कोई कनेक्शन नहीं था, एक मेल था और एक फीमेल थे। तो यहां पर ये डेटा कैसा है, कैटेगोरिकल, ठीक है, और ये क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो जब आपकी एक सीरीज कंटिन्यूअस हो, दूसरी सीरीज कैटेगोरिकल हो, और जो ये कैटेगरीज हैं वो कैसी हैं, पेड हैं, इनका और मतलब इनका आपस में रिलेशनशिप है, या ये एक ही थे, बिफोर ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग, बिफोर जिम आफ्टर जिम, इस तरीके से। तो जब इस तरीके का आपका वो होता है डेटा, तो आप पेड सैंपल टी टेस्ट लगाते हो। तो इस पर नल हाइपोथेसिस क्या होगी, देयर इज नो डिफरेंस इन सेल्स आफ्टर एंड बिफोर ट्रेनिंग। ठीक, और आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस इन सेल्स बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, तो अब ये फिर सॉफ्टवेयर में जाएगा, हमें आंसर मिलेगा। अब मान लीजिए इसकी पी वैल्यू क्या निकल रही है, पी वैल्यू निकली 0.65। इस बार ये 0.05 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इस बार हमने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली कि हाँ ट्रेनिंग देने के बाद भी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ है हमारा कंटिन्यूअस डेटा, यहाँ है हमारा कैटेगोरिकल डेटा, ये भी कैटेगोरिकल डेटा है, ये कंटिन्यूअस डेटा है। ठीक है, तो अगर आपका एक डेटा कैटेगोरिकल है और एक डेटा आपका कंटिन्यूअस है, तो आप उसमें लगाते हो टी टेस्ट। ठीक है,
और अगर ये टी टेस्ट क्या थे, टी टेस्ट क्या थे आपके, वन सैंपल टी टेस्ट, पेड सैंपल टी टेस्ट और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, और अगर आपके दोनों डेटा कैटेगोरिकल हो तो लगता है काई स्क्वायर। अगर आपके दोनों डेटा कैटेगोरिकल हो तो आपका लगता है काई स्क्वायर। काई स्क्वायर एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। काई स्क्वायर आपका एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। दोनों डेटा अगर कंटिन्यूअस हो तो कोरिलेशन, अगर एक डेटा कंटिन्यूअस हो और दूसरा डेटा कैटेगोरिकल हो तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगता है। अब यहां पे एक मिसिंग है, वो हम इसको अब फिल करते हैं। ये देखिए इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में मैंने आपको क्या बताया था, दो कैटेगरीज होनी चाहिए इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में, मेल और फीमेल। और तीसरी सीरीज क्या है आपकी, एक कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में ये जरूरी है कि केवल दो कैटेगरीज हो, मेल और फीमेल। और अगर आपकी सीरीज, आपके आपकी कैटेगोरिकल डेटा है, अगर ये दो से ज्यादा हो, अगर आपकी कैटेगोरिकल डेटा दो से ज्यादा हो, मान लीजिए आप देख रहे हो मार्क्स, ठीक है, क्लास 8th के, 9th के, 10th के, 11th के और 12th के। ठीक है, तो क्लास के मार्क्स, ये आपकी क्लास है और ये आप यहाँ पे आपके मार्क्स हैं। ठीक है, या फिर आपकी सिटीज हैं, आपकी ए फॉर आगरा है, बी फॉर बैंगलोर है, सी फॉर कैलकाटा है, डी फॉर दिल्ली है। इस तरीके से आपके ढेर सारे कैटेगोरिकल सिटीज हैं और इनकी सेल्स हैं। तो यहाँ पे केवल दो थे कैटेगरीज, मेल और फीमेल। यहाँ पे कितनी है, बहुत सारे आपके क्लासेस हैं, 8, 9, 10, 11, 12, और यहाँ पे क्या है, बहुत सारी सिटीज है, ए बी सी डी और उनकी सेल्स है। तो जब कैटेगरी दो से ज्यादा हो तो हम क्या लगाते हैं, एनोवा। जब आपकी सीरीज दो से ज्यादा हो तो हम क्या लगाते हैं, अनोवा। तो ये हो गया कौन सा टेस्ट कहाँ लगता है। आई होप ये क्लियर है आपको। इसमें हम एक छोटा सा और रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट क्या होता है, मैंने एग्जाम्पल क्या बताया कि आगरा की एवरेज, आगरा में रहने वाले इस पर्टिकुलर एरिया में एज कितनी है, 35 एज है। तो आप उसको फिर नल हाइपोथेसिस लगा के टेस्ट करोगे कि है भी कि नहीं है। यहाँ पे सैंपल सिर्फ एक ही है। दूसरा है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। और आपके इंडिपेंडेंट सैंपल क्या है, जेंडर, मेल फीमेल और इनकी सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से डेटा है, कैटेगोरिकल और कंटिन्यूअस। लेकिन कैटेगरीज कितनी है, ओनली 2। तीसरा है आपका पेड सैंपल टी टेस्ट। पेड सैंपल टी टेस्ट में क्या होता है, आपके दो पेयर हैं, दो पेड सैंपल हैं, बिफोर
जिम और आफ्टर जिम और आपकी वेट। तो एक डेटा कैसा है, कैटेगोरिकल, और एक डेटा है आपका कंटिन्यूअस, ठीक है।